मायरा अरमान से दूर जाने के लिए पलटती है कि तभी अरमान मायरा को अपनी तरफ वापस खींच लेता है और कहता है, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो बस तुम्हें परेशान कर रहा था। ये कहकर अरमान हंसने लगता है। मायरा अरमान को हंसता देख उसे धक्का देती है और खुद बैठकर बोली, अरमान आप बहुत बुरे हो, आपको पता है मैं कितना डर गई थी। अरमान मायरा को खींचकर अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, तुम डरती बहुत हो यार। मैंने सिया से जितना भी तुम्हारे बारे में जाना है उससे तो यही पता चला कि तुम कभी भी किसी से नहीं डरती थी। तो फिर तुम क्यों बात बात पर डर जाती हो और अंधेरे से तुम्हें इतना डर क्यों लगता है। ये सब सुनकर मायरा कुछ नहीं बोलती। वो बस अरमान के सीने पर अपना सिर रख के चुपचाप लेटी रहती है। अरमान मायरा को चुप देख बोला, क्या हुआ, चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। जब अरमान को अपनी शर्ट गीली सी महसूस होती है तो वह मायरा का चेहरा ऊपर उठाकर देखता है। तो वह देखता है कि मायरा रो रही है। अरमान मायरा को चुप कराते हुए, हे क्या हुआ जान, तुम रो क्यों रही हो, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। तुम चुप हो जाओ, देखो जब तुम रोती हो ना तो मेरा दिल दुखता है, प्लीज चुप हो जाओ। यह कहकर अरमान मायरा के आंसू पोंछकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। मायरा अरमान को हक करते हुए, आपकी कोई बात गलत नहीं थी अरमान, आपने जो कुछ सिया से सुना है मैं वैसी ही थी, लेकिन तब तक जब तक वो एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अरमान को पता था कि मायरा किस एक्सीडेंट की बात कर रही है। वो चुपचाप लेटा हुआ था। वो बस मायरा को सुनना चाहता था। वो चाहता था कि मायरा अपना सारा दर्द उससे बांटे, वह जो कुछ उसने अब तक सहा है। मायरा आगे बोली, आप जानना चाहते हैं ना कि मुझे अंधेरे से क्यों डर लगता है। वो बता रही थी, आपको पता है अरमान, मम्मा पापा और मेरे दोनों भाई और भाभी, रियाज और मैं, हम सब गोवा घूमने गए थे। वही रात के समय हम सब डिनर करके वापस अपने रिजॉर्ट में लौट रहे थे कि तभी एक गाड़ी सामने से आई और हमारी गाड़ी से टकरा गई। उस गाड़ी से टकराते ही हमारी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और हमारी गाड़ी ट्रक से टकरा गई और हमारी गाड़ी पलट गई। ये बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई थीं। मैं गाड़ी से थोड़ी दूर बेहोश पड़ी थी। शायद गाड़ी टकराने की वजह से मैं गाड़ी से बाहर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं सड़क के किनारे पड़ी हूँ। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और उठकर खड़ी हो गई। जब मैंने सामने की तरफ देखा तो हमारी गाड़ी पलटी हुई थी और मेरी पूरी फैमिली उसमें फंसी हुई थी। मैं उनके पास गई और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई भी नहीं उठा। सभी खून से लथपथ बेहोश पड़े थे। वो बोलती जा रही थी। मैंने हेल्प के लिए इधर-उधर देखा तो मुझे वहीं वह गाड़ी थोड़ी दूर दिखी जिससे हमारा एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी के पास एक शख्स खड़ा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रही थी। मैंने उसे आवाज़ लगाकर हेल्प मांगा तो वह शख्स मेरी हेल्प करने की बजाय गाड़ी में जाकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से जाने लगा। उसने एक सांस ली और फिर बताया, जब मैंने उसे जाते देखा तो उसकी तरफ भागी और हेल्प मांगने के लिए चिल्लाई, लेकिन मैं वहाँ से चला गया। मैंने इधर-उधर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तभी उसे रियाज के रोने की आवाज़ आई तो मैं भागकर गाड़ी के पास गई तो देखा भाभी को होश आ गया था और वह बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह निकल नहीं पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें निकालने की, लेकिन नहीं निकाल पाई। वो आगे बोली, भाभी ने रियाज को मुझे देते हुए कहा कि मैं रियाज को लेकर चली जाऊं। मैंने रियाज को अपनी गोद में लिया और हेल्प लेने के लिए गाड़ी से थोड़ी दूरी आई थी कि गाड़ी ब्लास्ट हो गई और मेरा पूरा परिवार उस ब्लास्ट में ख़त्म हो गया। उस ब्लास्ट से मुझे झटका लगा और मैं रियाज को लेकर दूर गिर गई। मेरा सिर किसी चीज़ से टकराया था तो मैं वहीं बेहोश हो गई थी। उसकी आंखों के आंसू गालों पर बहने लगे थे। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। मैं उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उठ नहीं पाई। कुछ डॉक्टर मेरे पास आए और वह मेरा चेकअप करने लगे। मैं उनसे कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं 3 महीने से कोमा में थी। इस वजह से मुझ में बहुत वीकनेस आ गई है, इसलिए मैं उठ नहीं पा रही हूँ और ना ही बोल पा रही हूँ। लेकिन कुछ टाइम बाद मैं धीरे-धीरे ठीक हो जाऊँगी। फिर अरमान ने पूछा। उसने बताया। फिर डॉक्टर के जाने के बाद मुझे वह एक्सीडेंट वाली रात याद आ गई।
फिर मुझे रियाज का ख्याल आया। रियाज के बारे में सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी कि तभी कुणाल भैया और अनिल अंकल मुझसे मिलने आए। उन्हें देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली तो उन्होंने मुझे रियाज के बारे में बताया कि रियाज उनके पास ही है। यह सुनकर मुझे चैन मिला कि रियाज ठीक है। और अरमान ने पूछा। उसने बताया और तब तक कुछ टाइम बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो गई थी और हॉस्पिटल से घर वापस आ गई थी। वहीं सिया रियाज को भी लेकर आ गई थी। रियाज ने जब मुझे देखा तो वह मुझसे लिपट कर बहुत रोया था। बस वह एक दिन था जब रियाज रोया था। उसके बाद मैंने उसे कभी रोने नहीं दिया। वो आगे बोली। चाचा चाची ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी के लिए मुझे इतना टॉर्चर किया कि मुझे हर एक चीज़ से डर लगने लगा था। बस उसी दिन से मुझे अंधेरे से डर लगता है, क्योंकि जब भी मैं अंधेरे में होती हूँ तो मुझे वो रात की याद दिलाती है जिस अंधेरी रात में मैंने अपने परिवार को खो दिया था। अगर उस रात मैं अनजान शख्स हमारी हेल्प करता तो शायद आज मेरा परिवार मेरे साथ होता। यह सब बताते हुए न जाने मायरा की आंखों से कितने ही आंसू बहकर निकल चुके थे। अरमान ने भी मायरा को चुप नहीं कराया था, क्योंकि वह चाहता था जिस तरह मायरा ने उसे सब बताया है वैसे ही अपने आंसू बहाकर अपना सारा दर्द भी बहा दे। अरमान ने मायरा पर अपनी पकड़ कसते हुए उसका माथा चूम लिया और कहा, मायरा मैं तुम्हें वह सब तो वापस लाकर नहीं दे सकता, लेकिन तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें एक नई फैमिली जरूर दे सकता हूँ। मेरे मॉम डैड दादी रुद्र और रजत सब जितना मुझसे प्यार करते हैं उससे कहीं ज़्यादा वह तुमसे और रियान से करते हैं। वह सब जब से रियान से मिले हैं तब से ही वह उसे अपनी फैमिली का बेटा मानने लगे हैं। मायरा अरमान की बात सुनकर उसे कसकर हक कर लेती है और कहती है, मैं जानती हूँ अरमान कि वह सब मुझसे और रियान से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये कहते ही मायरा चुप हो जाती है। अरमान मायरा के सर को सहलाते हुए, लेकिन क्या? मायरा अरमान को देखते हुए, लेकिन डर लगता है कि कहीं ये प्यार ये खुशियाँ कुछ टाइम की तो नहीं, कहीं मैंने ये सब भी खो दिया तो? अरमान मायरा को देखते हुए, कुछ नहीं खोगी अब तुम, ये सब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये प्यार ये खुशियाँ और ये परिवार सब तुम्हारा ही है। अरमान ये बोल चुप हो जाता है और कुछ याद करते हुए बोला, अच्छा एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें रिंग पहना रहा था तब तुम्हारा हाथ इतना क्यों कांप रहा था? तुम इतना घबरा क्यों रही थी? मायरा अरमान के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। मम्मा पापा के जाने के बाद मुझे कभी इतनी खुशियाँ मिली ही नहीं, तो बस इतनी खुशियाँ देखकर डर लग रहा था कि कहीं ये सब सपना तो नहीं। अरमान मायरा का चेहरा अपनी तरफ करते हुए, ये सब सच है और आज आखिरी बार है जब तुम रो रही हो। आज के बाद मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं चाहिए। ऐसे दोनों बातें करते हैं और बातें करते करते हुए ही सो जाते हैं। अरमान की आंख सुबह 5 बजे खुलती है तो उसकी नज़र अपने पास लेटी मायरा पर जाती है, जो उसकी बाहों में चैन से सो रही थी। अरमान मायरा के माथे को चूम लेता है और उसके बालों के साथ खेलने लगता है। थोड़ी देर में मायरा भी उठ जाती है। जब मायरा अपनी आंखें खोलती है तो सामने उससे अरमान का हैंडसम सा चेहरा दिखता है, जो उसे ही देख रहा था। अरमान मायरा को देखते हुए, गुड मॉर्निंग जान। मायरा अरमान को देखते हुए, गुड मॉर्निंग। मायरा और अरमान उठकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं और रेडी होकर सभी घर वालों के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने घर को निकल जाते हैं। अरमान पूरे रास्ते बस मायरा की कही हुई बात को याद करता हुआ वो सोचने लगता है, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है और शादी का दिन भी नज़दीक आ जाता है। आज मेहंदी का फंक्शन था। सारी रस्में मलिक मेंशन में ही हो रही थी, तो मेहंदी का भी फंक्शन मलिक मेंशन में ही था। गार्डन बहुत खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन गार्डन में रखा गया था और उसे अच्छे से डेकोरेट भी किया गया था। आदमियों का वैसे भी यहाँ ज़्यादा कुछ काम नहीं था, पर फिर भी उन सभी लोगों का वहाँ बैठने का पूरा इंतजाम किया गया था। अनिल जी, दिव्या जी और कुणाल रिया पहले ही मलिक मेंशन पहुंच चुके थे। सिया, रियांश और मायरा अभी तक नहीं आए थे। उन्हें दादी जी ने फंक्शन शुरू होने पर आने को कहा था। कुछ समय में प्रिया जी और दिव्या जी गार्डन में आ गए थे। अनिल जी और राकेश जी भी गार्डन में आ गए थे। इसी तरह सभी लोग गार्डन में आने लगे। इतने में अरमान सामर्थ के साथ
गार्डन में आ जाता है। सिवाय सिया और मायरा के रियांश भी आ गया था। रुद्र रियांश को अपने साथ ही ले आता है। रजत सिया और मायरा को लेने गया होता है। अरमान बेसब्री से मायरा का इंतजार कर रहा होता है। अरमान ने तो सोचा था कि वह सगाई के बाद शादी तक आराम से मायरा से मिल लिया करेगा, लेकिन दादी और प्रिया जी अरमान की सोच से कहीं ज्यादा आगे निकली। वह हर वक्त अरमान पर नजर रखती हैं कि कहीं वह मायरा से मिलने न चला जाए। इसलिए तो दादी ने अरमान को घर से काम करने को कहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अरमान ऑफिस जाएगा तो जरूर मायरा से भी मिलेगा। इन दिनों अरमान एक बार भी मायरा से मिल नहीं पाया था। यहाँ तक कि वो वीडियो कॉल भी नहीं कर पाता था। जब भी अरमान मायरा को वीडियो कॉल करता तो दादी या प्रिया जी उसके पास पहुंच जाते, जिससे अरमान कॉल कट कर देता था। अगर इन सबसे किसी तरह चुप कर कॉल कर भी लेता था तो उधर मायरा के घर उसका कॉल मायरा को छोड़ सभी कॉल पिक कर लेते थे। जो हाल यहाँ अरमान का था वही हाल वहाँ मायरा का भी था। मायरा से तो उसका फोन ही ले लिया गया था। दोनों एक दूसरे से बात करने और देखने को तड़प रहे थे। जब अरमान को पता चला कि मेहंदी फंक्शन मलिक मेंशन में ही है तो वह बहुत खुश हो गया। इतने दिनों बाद वो मायरा को देखेगा, यही सोच सोच कर अरमान खुश हो रहा था। वहीं सभी लोग अरमान को देख मुस्कुराकर आपस में कुछ बातें करने लगे। सिया और मायरा भी अब आ चुकी थी। सिया दादी के पास आई और बोली, दादी आपकी बहू को मैं ले आई हूँ। सिया की बात सुनकर अरमान की नज़र सिया की तरफ गई और वो मायरा को ढूंढने लगा, लेकिन मायरा उसे कहीं नहीं दिखी। ये देख सभी हंस दिए। सबको अपने ऊपर हंसता देख अरमान झेप गया और अपनी नजरें चुराने लगा। सिया दादी को देखते हुए, दादी आपने जहाँ कहा था मायरा अभी वहीं है, आप कहें तो मैं उसे लेकर आऊं? दादी ने कहा, हाँ सिया बेटा जाओ, जाकर मायरा को ले आओ, लेकिन संभाल कर, अरमान उसे देख ना पाए। सिया हंसते हुए, जी दादी आप टेंशन मत लीजिए, मैं मायरा को पूरा कवर करके लाऊंगी। यह कहकर सिया मायरा को लेने घर के अंदर चली जाती है। दादी अरमान के पास आकर बोली, अरमान आप अंदर जाइए और अपना काम कीजिए, अभी यहाँ आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी तब आपको बुला लिया जाएगा। यह सुनकर अरमान ने एकदम से बोला, नहीं दादी मुझे कुछ काम नहीं है और मैं अकेले अंदर क्या करूँगा। वैसे भी आपने ही तो बोला था शादी तक कोई काम नहीं करना है। दादी ने कहा, हाँ कहा था, लेकिन आपने तो हमारी बात मानी ही नहीं थी। आप तो रोज अपना काम घर से ही कर रहे थे, तो अब जाइए। अरमान कुछ बोल पाता इससे पहले ही दादी उसे चुप कराकर उसे जाने को कहती हैं। अरमान मन मारकर वहां से जाने को मान लेता है। उसे तो लगा था कि आज वो मायरा को देख पाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। अरमान अपने साथ सामर्थ को भी ले जाता है। जब अरमान और सामर्थ हाल में पहुंचते हैं तो अरमान की नज़र सामने चली जाती है, जहाँ ग्रीन लहंगा पहने मायरा चली आ रही थी। अरमान मायरा को देखकर खुशी से भर जाता है, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं रहती। जब वह ध्यान से देखता है तो पता है कि मायरा के चेहरे पर घूंघट था, जिससे अरमान मायरा का चेहरा नहीं देख पा रहा था। अरमान मायरा के पास आते हुए सिया से इशारे में रिक्वेस्ट करता है कि वह मायरा से उसे बस थोड़ी देर के लिए मिलने दे। तो सिया अरमान को मायरा से मिलने देती है, लेकिन जल्दी का कहकर वह गार्डन की तरफ देखने लगती है कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। अरमान मायरा का हाथ पकड़ उसे किचन में ले जाता है, क्योंकि किचन हॉल के पास ही था और अगर कोई आता भी तो मायरा जल्दी से बाहर चली जाएगी। सामर्थ वहीं सिया के पास रुककर उससे बातें करने लगती है। बातें तो सिर्फ सिया ही कर रही थी, सामर्थ तो बस उसे देखे जा रहा था। आज सिया ने ग्रीन कलर का क्रॉप टॉप पहना हुआ था। उसके मैचिंग ईयरिंग, लाइट मेकअप और होठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक और बालों को खुला छोड़ा हुआ था। सिया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इधर अरमान मायरा को अपने साथ किचन में ले जाता है और मायरा को अपनी बाहों में भर लेता है। मायरा भी अरमान को कसकर पकड़ उसके गले लगे रहती है। दोनों को सुकून मिल रहा था एक दूसरे की बाहों में। अरमान मायरा के गले लगे हुए, आई लव यू जान। मायरा भी अरमान के गले लगे हुए, आई लव यू टू। अरमान अरमान मायरा को खुद से अलग करता है और उसका घूंघट उठाने लगता है। अरमान मायरा का घूंघट उठा पाता उससे पहले ही रियाज वहाँ आ जाता है
और मायरा को आवाज़ लगाता है। रियाज की आवाज़ सुनकर अरमान मायरा का घूंघट छोड़कर मायरा से थोड़ा दूर हो जाता है और मायरा भी हड़बड़ा जाती है और अरमान से दूर हो जाती है। रियाज मायरा के पास आते हुए, गुलाबो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको बड़ी दादी बुला रही हैं। अरमान रियाज को अपनी तरफ करते हुए, रियाज, गुलाबो अभी आ रही है। वह मुझे भूख लगी थी ना, तो मैं आपकी गुलाबो को खाना लाने को कहा था, इसलिए वह किचन में मेरे लिए खाना लेने आई थी। आप चलो, गुलाबो अभी आ रही है। रियाज अरमान को देखते हुए, ब्लू आइज वाले अंकल, बड़ी दादी ने मुझे गुलाबो को अपने साथ लाने को कहा है। आप खाना किसी और से मांग लीजिए, मैं गुलाबो को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। यह कहकर रियाज मायरा का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाता है। अरमान मायरा को जाता देख दुखी हो जाता है। उसने तो मायरा को देखा तक नहीं था, उसे कुछ बातें भी नहीं कर पाया था। अरमान खुद से ही कहता है, सारे के सारे मेरे दुश्मन बन बैठे हैं, कोई भी मुझे मेरी मायरा से मिलने ही नहीं दे रहा है। एक बार शादी हो जाए फिर बताता हूँ सबको। यह कहकर अरमान सामर्थ को अपने साथ ले जाकर स्टडी रूम में चला जाता है। रियाज और सिया भी मायरा को लेकर गार्डन में आ जाते हैं। सिया ने गार्डन में आने से पहले मायरा का घूंघट हटा दिया था। जब मायरा गार्डन में आती है, सभी मायरा को देख खुश हो रहे थे। मायरा हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही थी। दादी जी मायरा का माथा चूमकर उसे बैठने को बोलती हैं और मेहंदी वाले को मेहंदी लगाने को बोलती हैं। मेहंदी वाले मायरा के पास आकर बैठ जाते हैं और मायरा को मेहंदी लगाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दादी अरमान और सामर्थ को भी बुला लेती हैं। अरमान खुशी खुशी गार्डन की तरफ आता है। वह ये सोचकर आ रहा था कि अब वो मायरा को देख पाएगा, लेकिन जब अरमान गार्डन में आता है तो सामने का नज़ारा देख उसकी खुशी गायब हो जाती है। अरमान के आने से पहले ही प्रिया जी और दिव्या जी ने एक बड़े से कपड़े के साथ तो पार्टीशन किया हुआ होता है। जहाँ एक तरफ मायरा बैठी होती है तो दूसरी तरफ अरमान के बैठने का इंतजाम किया होता है। सामने का नज़ारा और अरमान का चेहरा देख सामर्थ हंस देता है। अरमान सामर्थ को हंसता देख चिढ़ जाता है। अरमान सामर्थ के गले में अपना हाथ डालकर उससे नाराजगी से कहता है, क्यों बे, बड़ी हंसी आ रही है तुझे? सामर्थ अरमान से खुद को छुड़ाते हुए, अपनी हालत तो देख, अंदर से तो बहुत खुशी खुशी आ रहा था, और अब? यह कहकर सामर्थ फिर से हंस देता है। राकेश जी अरमान और सामर्थ को देख बोले, क्या कर रहे हो तुम दोनों वहाँ? यहाँ आओ। अरमान और सामर्थ राकेश जी के बुलाने पर उनके पास चले जाते हैं और अरमान जाकर वहाँ बैठता है जहाँ उसके बैठने का इंतजाम किया होता है। मेहंदी वाले अरमान को मेहंदी लगाने आते हैं तो अरमान मना कर देता है। दादी उसे कहती है, अरमान थोड़ी सी लगवा लीजिए, शगुन की मेहंदी है तो थोड़ी सी तो मेहंदी लगानी पड़ेगी। अरमान दादी की बात मानकर मेहंदी लगवा लेता है। अरमान अपने एक हाथ में सिर्फ मायरा का नाम लिखवाता है, इसके अलावा वो और मेहंदी नहीं लगाता है। वहीं मायरा के दोनों हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाई जा रही होती है। मायरा मेहंदी वाली को अपने एक हाथ पर अरमान का नाम लिखने को कहती है। इसी के साथ बहुत सारे गाने चल रहे होते हैं। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। सिया गाना सुन प्रिया जी और दिव्या जी को सबके बीच में लेकर आ जाती है। प्रिया जी और दिव्या जी गाना सुन मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ करते हुए डांस करने लगती हैं। मायरा सबको डांस करता देख बेहद खुश होती है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट एक पल के लिए भी कम ना होकर और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। मायरा सबको डांस करता देख अपने मन में ही बोली, थैंक यू अरमान इन खुशियों के लिए, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ यह सब पाकर। थैंक यू सो मच। प्रिया जी और दिव्या जी मायरा के करीब आकर उसके माथे को एक एक करके चूम उसके पास बैठ जाती हैं। इसी तरह हंसी खुशी से सब लोग डांस करने के बाद खाना खाकर अपने हाथों पर मेहंदी लगवा लेते हैं। मायरा को राज खाना खिला देता है। इन सब के बीच कब दिन से रात हो जाती है किसी को पता नहीं चलता। सब डिनर करके अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। मायरा और सिया की फैमिली वहीं अरमान के गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। राकेश जी ने सभी को यहीं रुकने को कहा था। वह चाहते थे कि दोनों परिवार साथ मिलकर सभी रस्में पूरी करें, और अब शादी को 2 दिन ही बचे थे। अनिल जी, सिया के डैड, राकेश जी की बात मानकर रुक जाते हैं। कुणाल और राज ने सभी के कपड़े और ज़रूरत की सारी चीज़ें ले आए थे। गेस्ट हाउस मलिक मेंशन के साथ ही था। बस मलिक मेंशन और गेस्ट हाउस के बीच
एक बड़ा सा गार्डन था जहाँ पर आज मेहंदी का फंक्शन किया गया था। अरमान ये जानकर बहुत खुश था कि मायरा यहीं उसके पास है, चाहे थोड़ी सी दूर हो, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि मायरा उसके आसपास ही है। इधर गेस्ट हाउस में सभी सो चुके थे, सिवाय मायरा और सिया के। मायरा बालकनी में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। सिया अपने हाथ में 2 कॉफी मग लिए मायरा के पास आती है और एक कॉफी मग मायरा को देते हुए, क्या हुआ, क्या देख रही है? मायरा सिया से कॉफी मग लेते हुए, कुछ नहीं। सिया सामने की तरफ देखते हुए, जैसे तू बताएगी नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। मायरा सिया की तरफ देखते हुए, जब तुझे पता है तो पूछ क्यों रही है? सिया आसमान की तरफ देखते हुए, अंकल आंटी की याद आ रही है। मायरा आसमान की तरफ देखते हुए, बहुत। मायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका दिल भर आया था। सिया मायरा को देखते हुए, तेरी विदाई आज नहीं है, 2 दिन बाद है। मायरा सिया की बात सुन और तेजी से उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। सिया मायरा को मूड चेंज करने के लिए उसकी विदाई की बात करती है। सिया मायरा के हाथ से उसकी कॉफी मग लेती है और दोनों कॉफी मग टेबल पर रख देती हैं। सिया मायरा के पास आकर उसे गले लगा लेती है। मायरा सिया के गले लग रोते हुए, मम्मा पापा तो याद आ रहे हैं, लेकिन साथ ही तुझसे दूर रहने का सोचकर मैं परेशान हो रही हूँ। मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना? कौन मुझे मेरी गलतियों के लिए समझाएगा? कौन मेरे बिना बोले मेरी बात समझेगा? सिया मायरा की शादी के बाद वापस मनाली जा रही थी। भैया मुंबई सिर्फ मायरा के लिए आई थी और ये बात मायरा भी जानती थी कि सिया उसके लिए ही मुंबई आई थी। सिया मायरा से अलग हुई और उसके आंसू पोंछते हुए, अब रोना बंद कर, खुद तो रोती रहती है और अब मुझे भी रुला रही है। मायरा थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए, क्या मतलब है तेरा कि मैं हर टाइम रोती रहती हूँ? सिया मजाकिया अंदाज में बोली, हाँ, तो तुझे पता है कि तुम हर टाइम रोती रहती हो। मायरा अपनी आंखें बड़ी करती है और अपना मुंह खोलते हुए सिया की पीठ पर मुक्का मारते हुए, बड़ी खराब है तू, जा, मैं तुझसे बात नहीं करती। ये कहकर मायरा मुंह फुलाकर खड़ी हो जाती है। सिया मायरा को देख मुस्कुराई और साइड से हक करते हुए, आज तू पहले वाली मायरा लग रही है जिससे रूठना भी आता है। बहुत लंबे समय बाद तू मुझसे रूठी है। ये कहते हुए दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिया मायरा का हाथ अपने हाथ में लेती है और उसे देखते हुए, जितना तू मुझसे दूर रहने का सोचकर उदास हो रही है ना, उतना ही मैं भी। लेकिन खुशी भी है कि तुझे अरमान जैसे लाइफ पार्टनर मिला है। वो तुझे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, लेकिन अरमान, वो हमेशा तेरे साथ रहेंगे। तेरी गलतियों पर वह तुझे समझाएंगे, तेरे बिना कुछ बोले तेरी बात समझेंगे। और हाँ, एक बात और है जिसे तू अच्छे से समझ ले। मानती हूँ रियाज तेरे लिए सब कुछ है, लेकिन अरमान के लिए तू सब कुछ है। मैं यह नहीं कहती कि अरमान रियाज के बारे में नहीं सोचते हैं। वह रियाज से बहुत प्यार करते हैं। वो भी रियाज की फिक्र करते हैं, जैसे तू करती है। रियाज का ध्यान रखते रखते तू बस अरमान और उसके प्यार को नज़रअंदाज मत करना। मैं जानती हूँ कि तू भी अरमान से बहुत प्यार करती है, लेकिन बस तू थोड़ा ध्यान रखना। समझ रही है ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मायरा सिया को देखते हुए, हाँ, मैं समझ रही हूँ कि तू क्या कहना चाहती है। तू टेंशन मत ले, मैं अपने दोनों रिश्तों को अच्छे से संभालूंगी। ये कहकर दोनों गले लग जाती हैं और वहीं अपना कॉफी पीते हुए बातें करने लगती हैं। वही दो जोड़ी आंखें कब से उन दोनों को ही देखे जा रही थी। मायरा और सिया दोनों बालकनी में रखे सोफे पर बैठकर बातें कर रही थी। वहीं अरमान अपने रूम की बालकनी से उन दोनों को काफी देर से देख रहा था। अरमान फोन पर बातें करते हुए बालकनी में आ जाता है। जब उसकी नज़र मायरा पर पड़ती है तो वह कॉल कट कर देता है और वहीं खड़ा होकर मायरा को देखने लगता है। लेकिन अरमान मायरा का चेहरा नहीं देख पाता है। उसे मायरा की पीठ दिखाई दे रही थी। अरमान मायरा को कॉल करने लगता है कि तभी सिया कॉफी लिए मायरा के पास आ जाती है, तो अरमान कॉल कट कर देता है। वह उन दोनों को देख समझ जाता है कि दोनों फ्रेंड एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं। यह सोचकर अरमान कॉल कट कर देता है और वहीं खड़ा होकर उन दोनों को देखने लगता है। अगले दिन सुबह सभी रेडी होकर ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। आज संगीत का फंक्शन था, तो सभी फंक्शन की तैयारी में लग जाते हैं। वहीं अरमान अपने रूम में रजत के साथ कुछ काम कर रहा होता है। हालांकि वह काम करना बिल्कुल नहीं चाहता था, पर कुछ अर्जेंट होने की वजह से
वो रजत को मना भी नहीं कर पाता है। इन्हीं सब के बीच कब शाम होने लगती है किसी को समझ में नहीं आता। रुद्र सबका लंच सबके कमरे में पहुंचा देता है। सब लोग लंच करके जल्दी जल्दी रेडी होकर गार्डन में आना शुरू कर देते हैं। सभी बड़े और रियाज तैयार होकर पहुंच जाते हैं। वहीं रजत, रुद्र, कुणाल और राज भी वहां पर आ जाते हैं। मायरा को सिया और रिया दोनों तैयार कर रहे होते हैं। सिया ने मायरा को तैयार करते हुए कहा, मायरा अब तू क्या करेगी? पूरे फंक्शन में क्या घूंघट करके घूमेगी? मायरा सिया को मिरर में से देखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। सिया मायरा को देखते हुए कहा, मतलब तू बिना घूंघट के फंक्शन में जाएगी? और अगर अरमान जीजू ने तुझे देख लिया तो? रिया मायरा की चुन्नी सेट करते हुए कहा, नहीं देख पाएंगे वो। सिया रिया को देखते हुए कहा, वो कैसे भाभी? अगर मायरा बिना घूंघट के फंक्शन में जाएगी तो अरमान जीजू तो देख ही लेंगे। मायरा ने हंसते हुए कहा, नहीं देख पाएंगे, तू बस देखती जा कि आज अरमान का क्या हाल होने वाला है। उन्होंने मुझे चैलेंज किया है कि आज वो मेरा घूंघट हटाकर ही रहेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आज तक मायरा कोई चैलेंज हारी नहीं है। सिया मायरा को देख मुस्कुराई और उसे गले लगाते हुए कहा, वाह क्या बात है, बड़े टाइम बाद मुझे मेरी मायरा मिली है। अब तो सच में अरमान, सॉरी सॉरी, जीजू तो गए। इसी बात पर तीनों हंसने लगती हैं और मायरा को तैयार करके खुद भी तैयार हो जाती हैं। सिया और रिया भी गार्डन में आ जाती हैं, जहाँ पहले से ही सबके साथ अरमान और सामर्थ भी पहुंच चुके होते हैं। गार्डन इस बार भी बहुत सुंदर सजाया गया था। यहाँ सबके बैठने के साथ साथ खाने का भी अच्छी तरह से इंतजाम किया गया था। इसी तरह सामने एक स्टेज लगाया गया था। ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ घर के सभी लोग थे और सामर्थ की फैमिली थी। क्योंकि सभी लोगों को शादी का इनविटेशन दिया होता है, तो ज़्यादातर लोग शादी में आने वाले होते हैं। सामर्थ की फैमिली में उसके मम डैड और दादा दादी थे। सामर्थ की फैमिली अरमान की फैमिली के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। सब लोग बैठ चुके थे, लेकिन अरमान मायरा को न पाकर मायरा को पूरे गार्डन में ढूंढने लगता है, लेकिन उसे मायरा कहीं नहीं दिखती। वहीं मायरा गार्डन में सभी के बीच थी और अरमान को ही देख रही थी कि वह कैसे उसे ढूंढ रहा है। मायरा ये देखकर हंस देती है। दादी मायरा को अपने पास बुलाकर उससे कहती हैं, जैसा समझाया था ना वैसा ही करना, फिर देखना अरमान तुम्हें देख नहीं पाएगा और तुम पूरा फंक्शन एंजॉय भी कर पाओगी। यह कहकर दादी और मायरा अरमान को देखती हैं, जो इस वक्त इधर उधर घूमकर मायरा को ढूंढ रहा था। अरमान को इस तरह देख दोनों हंस देती हैं। अरमान जब मायरा को दादी के पास देखता है तो वह दादी के पास आने लगता है। दादी अरमान को अपनी तरफ आता देख मायरा को जाने को बोलती हैं। मायरा अरमान की तरफ पीठ करके बैठी थी, जिस वजह से वह अरमान को आता हुआ नहीं देख पाती है। अरमान मायरा को पीछे से देखकर पहचान गया था। अरमान मायरा को जाता देख उसके पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन मायरा उसकी आंखों से ओझल हो जाती है, तो अरमान इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर देखने लगता है। तभी उसे मायरा चुपके से जाती हुई दिखती है, तो अरमान जल्दी से जाकर मायरा का हाथ पकड़ लेता है। अरमान मायरा को अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, अब कहाँ जाओगी? यह कहकर अरमान मायरा का घूंघट उठाने लगता है। अरमान मायरा का घूंघट उठा पाता कि तभी मायरा बोली, भाई आप। अरमान मायरा के मुंह से भाई सुनकर उसका घूंघट छोड़ देता है और दूर खड़ा हो जाता है। अरमान जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं था। अरमान फिर मायरा की तरफ मुड़कर देखता है तो वहां मायरा भी नहीं थी। ये देख अरमान अपने माथे पर चपत लगाता है और कहता है, अच्छा मुझसे चालाकी, कोई बात नहीं, अब तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। एक बार हाथ में आ जाए फिर बताता हूँ। ये कहकर अरमान सभी लोगों के बीच आ जाता है। जब अरमान सभी के बीच आता है तो उसे मायरा स्टेज के पास देखती है, तो अरमान भी वहीं चला जाता है। सभी लोगों के होते हुए अरमान मायरा का घूंघट नहीं उठा सकता था, तो मायरा वहीं खड़ी रही। सिया मायरा को स्टेज पर ले जाती है और डांस करने को बोल सॉन्ग प्ले करवाने को वापस आती है। अरमान सिया के पास आकर बोला, सिया मायरा ने घूंघट किया हुआ है, वो कैसे डांस करेगी? अगर गिर गई तो? सिया अरमान को देखते हुए कहा, जीजू आपने अभी मायरा को पूरी तरह से जाना नहीं है। जैसे आपको उसकी आवाज़ पसंद है ना, वैसे ही आपको उसका डांस भी पसंद आ जाएगा। आप बस देखते जाइए और आप भी जाइए, क्या पता डांस करते करते ही आप शायद मायरा को देख पाएं। यह सुन अरमान मायरा के पास स्टेज पर चला जाता है। सिया सॉन्ग प्ले करवाती है। गाने की आवाज़ से सभी लोग स्टेज की तरफ देखने लगते हैं।
सिया ने अरमान और मायरा की हालत देख गाना भी ऐसा ही प्ले किया था जो इस वक्त दोनों पर जच रहा था। और गाना था, घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। मायरा अपना घूंघट किए अरमान के पास घूम घूम कर डांस कर रही होती है। वहीं अरमान मायरा को डांस करता देख खुश हो रहा होता है। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का। अरमान भी अब मायरा के साथ डांस करने लगता है। सभी लोग दोनों को डांस करता देख बहुत खुश होते हैं। वहीं अरमान डांस करते करते मायरा को देखने की भी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मायरा उसे देखने ही नहीं देती है। गोरे मुखड़े से घूंघटा हटाने दे, घड़ी अपनी मिलन की तो आने दे। अरमान मायरा की कमर पर पकड़ बनाकर उसे हल्के से उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है, जिससे मायरा के चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कुराहट आ जाती है। अरमान मायरा को आराम से नीचे उतार देता है और उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ को चूम लेता है। चारों तरफ मायरा और अरमान के लिए तालियां बजने लगती हैं। वो दोनों मुस्कुराते वापस आकर बैठ जाते हैं। मायरा दादी के पास आकर बैठ जाती है। अरमान और मायरा के डांस के बाद इस बार स्टेज पर अनिल जी और राकेश जी खड़े होते हैं और गाना शुरू हो जाता है, मेरी मखना मेरी सोनिया चंद बलिए। अनिल जी और राकेश जी प्रिया जी और दिव्या जी की तरफ इशारा कर डांस करने लगते हैं। मेरी मखना मेरी सोनिया हाय चंद बलिए, सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे। प्रिया जी और दिव्या जी मुस्कुराते हुए स्टेज पर आकर एक तरफ खड़ी हो जाती हैं और डांस करने लगती हैं। सोना मेरा यार सोना वे, नजदा कमाल सोना वे, मेरी मखना मेरी सोनिए हाय चांद बलिए। रिया जी, दिव्या जी, अनिल जी और राकेश जी डांस करके वापस आ जाते हैं। सब लोग एक बार फिर सबके लिए तालियां बजाने लगते हैं। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, इस गाने के साथ स्टेज पर राज, कुणाल, सिया और रिया आते हैं और वो लोग मायरा को देख डांस करने लगती है। ये फूल तुम्हारे जेवर हैं, ये चांद तुम्हारा आईना। मायरा के पास आते हैं। मायरा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मायरा को अपने दोनों बड़े भाई याद आ जाते हैं। कुणाल मायरा की आंखों से आंसू पोंछकर उसे अपने गले लगाकर बालों को चूम लेता है और उसकी चुन्नी सर पर रख देता है। खुशियों के महलों में बैठो, कोई गम ना तुम्हारे पास आए। इसी तरह से इनका डांस पूरा हो जाता है। पर इस डांस से सब इमोशनल हो जाते हैं, इसलिए सामर्थ, रुद्र और रजत स्टेज पर आ जाते हैं। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। सिया मायरा को लेकर स्टेज पर आ जाती है। मायरा और सिया डांस करने लगते हैं। इसी के साथ उन सभी का डांस खत्म होता है। मायरा पानी पीने चली जाती है। तभी अरमान गार्डन में आता है। सामर्थ अरमान के पास आते हुए, कहाँ था तू? तूने तो भाभी का इतना अच्छा डांस मिस कर दिया। अरमान सामर्थ को देखते हुए, क्या मतलब? मायरा ने अभी डांस किया था? किसके साथ? सामर्थ अरमान को मुस्कुराकर देखते हुए, हम सबके साथ, वो भी बिना घूंघट के। अरमान सामर्थ की बात सुन उससे पूछता है, कहाँ है मायरा? मुझे मिलना है उससे। सामर्थ अरमान को रोकते हुए, रुक जा भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है? कल तो तेरी शादी हो ही रही है, फिर क्यों उतावला हुआ जा रहा है? अरमान सामर्थ को देखते हुए, क्योंकि मैंने उसे चैलेंज किया था कि मैं उसका घूंघट हटाकर ही रहूंगा। सामर्थ अरमान को देखते हुए, बिजनेस में चैलेंज कम पड़ गए थे जो तू अब भाभी को भी चैलेंज कर रहा है? अरमान सामर्थ से बोला, चुप कर, तुझसे अपने प्यार का इजहार तो होता नहीं और मुझे ज्ञान दे रहा है। जा जाकर पहले अपनी फीलिंग्स बता सिया को। वैसे भी वो शादी के बाद वापस मनाली जा रही है। सामर्थ हैरानी से अरमान को देखते हुए, क्या सिया वापस जा रही है? लेकिन क्यों? वो तो यहाँ काम करती है, तो अपना काम बीच में छोड़कर कैसे जा सकती है? अरमान सामर्थ को देखते हुए, तुझे उसके बीच में काम छोड़कर जाने से प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो यहाँ से तुझसे दूर जा रही है, इस बात से प्रॉब्लम हो रही है। देख, मैं कह रहा हूँ उसके जाने से पहले तू उसे अपने दिल की बात बता दे, समझा? अरमान यह कहकर चला जाता है। सामर तो सॉफ्ट हो गया था सिया के वापस जाने के बारे में सुनकर। वो यही सोच रहा था कि कैसे वो सिया को रोके, कैसे उसे अपनी फीलिंग बताए। इधर अरमान मायरा के पास जाने लगता है कि तभी कुणाल और राज मायरा के पास खाना लेकर आ जाते हैं। राज मायरा के पास बैठते हुए, दी ये लो आपकी फेवरेट डिश। कुणाल भी मायरा के पास बैठते हुए, आज हम दोनों तुझे खाना खिलाएंगे, क्योंकि कल से तो अरमान ही खाना खिलाएगा, वो भी अपने हाथों से। कुणाल चम्मच में खाना लेकर मायरा के मुंह के आगे ले जाता है और मायरा भी मुंह खोलकर खाना खा लेती है। इसी तरह राज भी मायरा को खाना खिला रहा होता है। मायरा को उन दोनों को देखकर अपने दोनों बड़े भाइयों की याद आ जाती है, क्योंकि जब मायरा नाराज हो जाया करती थी
और खाना नहीं खाती थी तो उसके दोनों बड़े भाई उसे मनाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। ये सब याद करते हुए मायरा की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो अपनी आंखों की नमी को बड़ी आसानी से छुपा लेती है। खाना खाने के बाद राज और कुणाल चले जाते हैं। उनके जाते ही मायरा की आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं, जिन्हें वो अब तक छुपाने की कोशिश कर रही थी। अरमान वहीं दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। हालांकि वो मायरा का चेहरा नहीं देख पाता है, लेकिन मायरा को पीछे से देख कर ही उसे पता चल जाता है कि मायरा रो रही है। मायरा वहां से उठकर चली जाती है। वो अपने आंसू को रोक नहीं पा रही थी और वो नहीं चाहती थी कि कोई उससे लेकर परेशान हो। इसलिए मायरा गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगती है। अरमान भी मायरा के पीछे पीछे जाता है तो देखता है मायरा बहुत ज्यादा रो रही है। अरमान मायरा के पास जाता है और उसे पीछे से हक कर लेता है। मायरा एक पल के लिए डर जाती है तो अरमान उसे कहता है, मैं हूँ जान, रिलैक्स। मायरा अरमान को अपने पास पाकर थोड़ा शांत हो जाती है, लेकिन उसके आंसू वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अरमान मायरा को हक किए हुए, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? मायरा नामे अपना सिर हिला देती है। अरमान मायरा को और कस के हक करते हुए, मुझे नहीं बताओगी? इतना सुनते ही मायरा के आंसू और तेजी से बहने लगते हैं। वो अरमान की तरफ मुड़कर अरमान के सीने में अपना सिर छुपाकर रोने लगती है और अरमान भी मायरा पर अपनी पकड़ कसते हुए, क्या हुआ जान, क्यों रो रही हो? मायरा रोते हुए, भैया की बहुत याद आ रही है। पता है जब मैं नाराज हो जाती और खाना नहीं खाती थी तो दोनों भैया मुझे ऐसे ही अपने हाथों से खाना खिलाते थे, जैसे आज राज और कुणाल भैया ने खिलाया। अरमान मायरा को अपनी बाहों में भरे हुए ही चुन्नी से मायरा का चेहरा ढकते हुए, मैं तुम्हारे भैया को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन कोशिश करूंगा तुम्हारा बेस्ट हस्बैंड बनने की, इतना अच्छा कि तुम कभी मेरे बिना रह नहीं पाओ। ये बात अरमान ने मायरा का ध्यान हटाने के लिए कहा था, ताकि मायरा चुप हो जाए। मायरा अरमान से अलग होते हुए, वो तो मैं अभी आपके बिना नहीं रह सकती। अरमान घूंघट के अंदर अपना हाथ करके मायरा के आंसू पोंछता है और कहता है, देख लो मैं कितना जेंटलमैन हूँ। मैं चाहता तो तुम्हारा चेहरा देख सकता था और अब भी देख सकता हूँ, लेकिन मायरा अरमान के हाथ को पकड़कर उसके करीब आते हुए, लेकिन क्या, आप हो तो मैं खुद ही अपना चेहरा दिखा देती हूँ। ये कहकर मायरा अपना घूंघट उठाने लगती है तो अरमान मायरा का हाथ पकड़ते हुए उसे रोक देता और कहता है, नहीं, जहाँ इतने दिन रह लिया हूँ मैं, वहाँ एक दिन और सही। अब तो कल ही मैं अपनी दुल्हन का चेहरा देखूंगा और मुझे कोई रोक भी नहीं पाएगा। यह कहकर अरमान मायरा को गले लगा लेता है। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर चले जाते हैं। ऐसे ही सब हंसी खुशी डांस करते हैं और फिर डिनर करके अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। अगला दिन, आज गार्डन में हल्दी के फंक्शन की सारी तैयारी की गई होती है। गार्डन में हर तरफ फूल ही फूल लगे होते हैं और उन सबके बीच में ही हल्दी के फंक्शन की तैयारी की गई होती है। अरमान और मायरा के बैठने के लिए अच्छे से सब तैयार कर दिया होता है। राज और कुणाल जल्दी तैयार होकर गार्डन में तैयारी देखने आ जाते हैं। वहीं रुद्र, सामर्थ और रजत भी जल्दी से रेडी होकर उनके साथ ही मिलकर छोटे मोटे काम देख रहे होते हैं। वहीं मायरा रियांश को रेडी कर रही होती है। थोड़ी देर में मायरा रियांश को रेडी कर देती है। सिया मायरा को रेडी करते हुए खुद भी रेडी हो जाती है। अरमान जल्दी से रेडी होकर गार्डन में आ जाता है, जहाँ पहले से ही दादी, राकेश जी, प्रिया जी और अनिल जी, दिव्या जी और सामर्थ की फैमिली बैठे होते हैं। कुछ ही देर में रिया अपने साथ रियाज को गार्डन में ले आती है। रियाज चेकते हुए अरमान के पास जाकर बोला, अंकल आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। अरमान रियाज को अपनी गोद में बैठाते हुए, आपसे ज्यादा हैंडसम तो नहीं लग रहा हूँ। रियाज अरमान को खुशी से देखते हुए, सच्ची अंकल मैं हैंडसम लग रहा हूँ। अरमान रियाज के बाल ठीक करते हुए, सच्ची। कुछ देर बाद मायरा रेडी होकर सिया के साथ वहां आ जाती है। मायरा ने येलो फ्लोरल प्रिंट का लहंगा पहना होता है और उसके साथ सारी ज्वेलरी फूलों की कैरी की होती है, जिसमें मायरा बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है। दिव्या जी मायरा को आता देख जल्दी से उसके पास आकर उसके माथे को चूमकर बहुत सारा प्यार करती हैं और उसके कान के पीछे काजल का टीका लगा देती हैं। वहीं अरमान मायरा के आने पर अपनी नज़र नीचे किए हुए बैठा होता है, क्योंकि इस वक्त मायरा ने घूंघट नहीं किया होता है। मेहंदी के फंक्शन की तरह इस बार भी दो पार्टीशन किया होता है, जहां एक तरफ अरमान पहले से ही बैठा होता है और सिया मायरा को ले जाकर दूसरी तरफ बैठा देती है। आज सभी ने येलो कलर के कपड़े पहने होते हैं और अरमान ने येलो कलर का कुर्ता पैजामा पहना होता है। अरमान और मायरा को बैठा देख
दादी दूर से ही दोनों की नज़र उतारने लगती हैं। प्रिया जी अरमान के पास बैठते हुए उसके माथे को चूमकर, हमेशा खुश रहो और हमारी बहू को भी खुश रखो। इतना बोलते हुए प्रिया जी पास रखे आम के पत्ते को हल्दी में डालकर अरमान के सर, गाल, कंधे, हाथ और पैर पर लगाने लगती हैं। फिर उनके बाद राकेश जी भी आगे आकर अरमान को हल्दी लगा देते हैं। अरमान की हल्दी लगते ही प्रिया जी अरमान की लगी हल्दी दिव्या जी को दे देती हैं। दिव्या जी की आंखों में खुशी की नमी आ जाती है। वह मायरा के पास बैठते हुए ममता से भरे स्पर्श के साथ मायरा को हल्दी लगा देती हैं। मायरा मुस्कुराकर दिव्या जी को देखने लगती है। दिव्या जी के बाद अनिल जी भी मायरा को हल्दी लगाकर खूब सारा प्यार देकर चले जाते हैं। इसी तरह से हल्दी फंक्शन का शुभारंभ होता है। इसी तरह सभी बारी बारी से अरमान और मायरा को हल्दी लगाते हैं। सिया और राज ने तो मायरा को पूरे हल्दी में नहला ही दिया था। वहीं सामर्थ ने भी कुछ ऐसा ही अरमान के साथ किया था। रुद्र और रजत की तो हिम्मत ही नहीं हुई कि वो सामर्थ के साथ मिलकर अरमान को इस तरह से हल्दी में नहलाएं कि वो तो अरमान की नज़रों से डरते हुए वहीं दूर खड़े होकर अरमान की हालत पर हंस रहे थे। लेकिन सामर्थ वो तो अरमान से डरता ही नहीं था। वह हमेशा अपनी मस्ती में रहता था, इसलिए अरमान उसे कुछ कहता भी नहीं था। दादी मुस्कुराते हुए, चलो अरमान और मायरा, अब तुम दोनों जाकर नहाकर रेडी हो जाओ, फिर हमें निकलना भी है। अरमान और मायरा चले जाते हैं और सभी लोग वहीं बैठे लंच करने लगते हैं। मायरा अपने रूम में पहुंचकर मिरर के सामने खड़ी होकर टॉवल से हल्दी को साफ करने लगती है। तभी कोई उसके रूम में आता है। मायरा डोर लॉक करने की आवाज़ सुनकर बोली, सिया यार, मैं अभी तक शॉवर भी लेकर नहीं आई हूँ और तू इतनी जल्दी आ भी गई। तभी अरमान पीछे से मायरा के चेहरे पर उसका दुपट्टा रख देता है और उसे पीछे से आकर हक कर लेता है। मायरा समझ जाती है कि अरमान है। मायरा धीरे से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि आप कल शादी के मंडप में ही मुझे देखेंगे। अरमान मायरा को हक किए हुए, हाँ तो मैंने तुम्हें देखा नहीं है, वो तो मैं तुम्हें हल्दी लगाने आया हूँ। अरमान मायरा को अपनी तरफ घुमा लेता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारा घूंघट हटा सकता हूँ? मायरा इस पर बोली, लेकिन आपने तो कहा था कि। अरमान मायरा को बीच में रोकते हुए, मैं अपनी आंखें बंद रखूंगा, मैं बस तुम्हें हल्दी लगाकर चला जाऊंगा। मायरा अपना घूंघट उठाती है और अपनी आंखें बंद किए अरमान के सामने खड़ी हो जाती है। अरमान भी अपनी आंखें बंद किए खड़ा रहता है। अरमान आगे बढ़कर मायरा का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए उसके करीब आ जाता है और अपने गाल को मायरा के गाल से रगड़कर हल्दी लगाने लगता है। मायरा अरमान के पास आने से और उसकी इस तरह हल्दी लगाने से सिहर जाती है। उसके दिल की धड़कनें तेजी से चलने लगती हैं। मायरा अरमान के कुर्ते को कसकर पकड़ लेती है। अरमान मायरा की पकड़ को महसूस कर उसके होंठों को हल्का सा चूम कर अलग हो जाता है। वहीं मायरा अरमान के छूने और किस करने से शर्मा जाती है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। अरमान मायरा को किस करके वहां से चला जाता है। अरमान के जाने के बाद मायरा अपनी आंखें खोलकर मिरर में खुद को देखती है और अपना हाथ अपने गाल पर रखकर अरमान की छून को महसूस करती है। वहीं अरमान सीधे अपने रूम में जाकर बाथरूम में शावर ले रहा होता है। वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि मायरा के करीब जाने और उसे इतने समय बाद छूने से वह मदहोश होने लगता है। लेकिन खुद को कंट्रोल कर आगे बढ़ने से पहले ही वो वहां से वापस आ जाता है। वहीं सभी बैंक्वेट हॉल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। शादी वहीं बैंक्वेट हॉल में होने वाली थी तो राज, कुणाल, रुद्र और रजत जल्दी चले जाते हैं। वहीं अरमान और मायरा शावर लेकर रेडी हो जाते हैं और लंच करने लगते हैं। धीरे धीरे सभी घर वाले बैंक्वेट हॉल के लिए निकल जाते हैं। वहीं मायरा, सिया और रियांश एक साथ निकलते हैं और अरमान, सामर्थ एक साथ निकलते हैं। जब सभी बैंक्वेट हॉल पहुंचते हैं तो वहां का नज़ारा देख सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि हॉल को बहुत सुंदर तरीके से सजाया होता है। बिल्कुल किसी महल की तरह लग रहा होता है। हर तरफ सब लोग शादी की तैयारियों में लगे होते हैं। शादी का मंडप बाहर बड़े से गार्डन में लगाया जा रहा था। शादी रात के 1:30 बजे होनी थी, इसलिए अरमान और मायरा को उनके रूम में आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे दोनों अपनी शादी को खूब अच्छे से एंजॉय करें। मायरा अपने रूम में अब भी सो रही होती है। वहीं अरमान अपनी नींद पूरी करके रूम से बाहर आता है। राज, कुणाल, रुद्र और रजत मिलकर उस गार्डन में शादी के मंडप को तैयार करवा रहे होते हैं और सामर्थ दादी के साथ मिलकर फेरों वाली जगह को तैयार करवा रहा होता है।
वहीं प्रिया जी, दिव्या जी, रिया, अरमान और मायरा के शादी के कपड़ों के साथ साथ गहने देख रहे होते हैं। अनिल जी, राकेश जी खाने के लिए सारे वर्कर को समझा रहे होते हैं। सब किसी न किसी तरह बिजी होते हैं। सिया भी मंडप को सजाने में हेल्प करवा रही होती है। सिया एक पिलर के चारों तरफ पर्दे के बाद फूलों की माला लगा रही होती है। तभी सामर्थ्य सिया की मदद करते हुए, तुम शादी के बाद मनाली वापस जा रही हो? सिया सामर्थ्य को एक नज़र देख, हाँ मैं सिर्फ मायरा के लिए यहाँ आई थी और अब उसकी शादी हो रही है तो मुझे जाना ही है। ये कहकर सिया चली जाती है। वहीं अरमान सभी को बिजी देख सिया के पास जाता है और उससे पूछता है, सिया मायरा कहाँ है? सिया अरमान को देखते हुए, वो अभी तक सो रही है, बस मैं उसके पास ही जा रही हूँ। अरमान सिया को रोकते हुए, क्या तुम फोन पर मेरी बात करवा सकती हो मायरा से? सिया मुस्कुराकर धीरे से अरमान को कहती है, मायरा का फोन उसके पास ही है तो आप खुद ही उसे कॉल कर लीजिए। अरमान मुस्कुराकर, ओके मैं अभी करता हूँ। अच्छा रियाज कहाँ है? वो कहीं दिख नहीं रहा है। सिया अरमान को देखते हुए, वो मायरा के पास है, वो बहुत रो रहा था। तो अरमान सिया को बीच में रोकते हुए, रो रहा था? लेकिन क्यों, किसी ने कुछ कहा क्या उसे? सिया, किसी ने कुछ नहीं कहा उसे। कल कोई मूवी देख ली होगी जिसमें शादी के बाद लड़की अपना घर छोड़कर चली जाती है, तो उसे लगा कि मायरा भी उसे छोड़कर चली जाएगी। बस इसलिए मायरा से लिपट कर बहुत रोया है। लेकिन हम सबने उसे समझा दिया कि मायरा उसे छोड़कर कहीं नहीं जा रही है, वो उसके साथ ही रहेगा, तो थोड़ा रिलैक्स हुआ और अब वो सो रहा है। अरमान सिया की बात सुनकर बोला, अब कैसे हैं दोनों? सिया अरमान को देखते हुए, अब ठीक है दोनों। अच्छा, अब आप मायरा को कॉल करके उठा दीजिए, मैं तब तक उसके कपड़े चेक कर लेती हूँ। यह कहकर सिया चली जाती है। अरमान अपने रूम में जाता है और मायरा को कॉल करता है, तो मायरा कॉल पिक नहीं करती है। तो अरमान फोन को देखते हुए, मजाल है जो हमारी मैडम एक बारी में कॉल उठा लें। शादी के बाद सबसे पहले इनकी आदत को बदलूंगा। यह कहकर अरमान फिर से मायरा को फोन करता है। इस बार मायरा कॉल पिक कर लेती है। वो इस वक्त नींद में थी। मायरा नींद में ही बोली, क्या है यार सिया, क्यों परेशान कर रही है? थोड़ी देर सो लेने दे, जब शाम होगी तब उठा देना। अरमान मायरा की नींद भरी आवाज़ सुनकर बोला, जान उठ जाओ, रात हो गई है। मायरा अरमान की आवाज़ सुनकर एक झटके से उठकर बैठ जाती है और कहती है, रात हो गई और आप मुझे अब उठा रहे हैं? अरमान मायरा को शांत करते हुए, रिलैक्स, अभी रात नहीं हुई है। मायरा फोन में टाइम देखते हुए, क्या अरमान आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अरमान, अच्छा ये बताओ नींद पूरी हुई? मायरा, हाँ लगभग। अरमान, मतलब? मायरा, मतलब रियाज को संभाल रही थी तो 1 घंटे पहले ही आंख लगी थी। अरमान, हाँ, सिया बता रही थी रियाज के बारे में। तुमने उसे बताया नहीं कि वो हमारे साथ ही रहेगा? मायरा, हाँ बताया, तभी तो शांत हुआ था और अब सो रहा है। अरमान, ठीक है ना अब वो? मायरा, हाँ ठीक है। अरमान, और तुम? मायरा, मैं भी ठीक हूँ। अरमान, चलो अब उठाओ और रेडी हो जाओ मेरी दुल्हन बनने के लिए। मायरा अरमान की बात सुन शर्मा जाती है और हाँ में ही जवाब देती है। अरमान मुस्कुराकर फोन कट कर देता है और शावर लेने बाथरूम में चला जाता है। वहीं मायरा भी रियाज को उठाती है और नहलाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। 15 मिनट बाद मायरा रियाज को लेकर बाथरूम से बाहर आती है तो सिया को देख बोली, तू कब आई? सिया रियाज के गाल खींचते हुए, जब तू हमारे हैंडसम बॉय को नहला रही थी। रियाज सिया को देखकर बोला, बुआ मैं बहुत हैंडसम हूँ। सिया रियाज को प्यार से उसके गाल पर किस करते हुए, हाँ मैंने भी तो वही कहा ना। सिया मायरा को देखते हुए, तू जा जाकर फ्रेश हो जा, मैं रियाज को रेडी कर देती हूँ। मायरा सिया को देखते हुए बोली, ठीक है मैं शावर लेकर आती हूँ। फिर मायरा बाथरूम में शावर लेने चली जाती है और सिया रियाज को रेडी कर देती है। आज रियाज ने ऑफ वाइट कलर का डिजाइनर कुर्ता पैजामा और बास्केट पहना हुआ था। उसके लिए ड्रेस अरमान ने सिलेक्ट की थी। मायरा भी सावर लेकर आती है और रेडी हो जाती है। तभी कुणाल मायरा के रूम में आता है और उसे अपने साथ चूड़ा पहनाने की रस्म के लिए ले जाता है। यह रस्म अनिल जी कर रहे थे। मायरा को लाकर हॉल में बिठाया जाता है और उसको चूड़ा पहनाया जाता है। अनिल जी प्यार से मायरा को चूड़ा पहना रहे थे और मायरा अपनी नम आंखों से अनिल जी को देख रही थी। चूड़ा पहनाने के बाद अनिल जी मायरा के माथे को प्यार से चूम लेते हैं और सिर पर प्यार भरा हाथ रखकर बोले, हमेशा खुश रहो। मायरा अनिल जी के गले लग जाती है। अनिल जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं।
थोड़ी ही देर में सिया मायरा को रूम में ले जाती है और मेकअप आर्टिस्ट मायरा को तैयार करने लगते हैं। सभी रेडी होकर हॉल में आ जाते हैं। वहीं अरमान भी रेडी हो जाता है। अरमान रेडी होकर नीचे हॉल में आता है तो प्रिया जी और दादी अरमान की नज़र उतारती हैं। राकेश जी आगे आकर अरमान का सेहरा बंधाई की रस्म पूरी करते हैं। अरमान ने मैरून कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। सेहरा भी शेरवानी से मैच करता हुआ था। पैरों में जूती, हाथ में रॉयल वॉच। अरमान बहुत ही हैंडसम लग रहा था। दिव्या जी अरमान के स्वागत की जो रस्म होती है वो कर रही होती हैं। धीरे धीरे सभी गेस्ट भी आ जाते हैं। रस्में पूरी होने के बाद अरमान को बैठा दिया जाता है। अरमान बेसब्री से अब मायरा का इंतजार करने लगता है। सामर्थ अरमान के पास आकर बैठता है और कहता है, आज तो तेरा इंतजार खत्म, बस थोड़ी देर में भाभी तेरे सामने होंगी। अरमान सामर्थ को देखते हुए, वैसे बड़ा हैंडसम लग रहा है आज। सामर्थ अरमान को घूर कर देखते हुए, आज मैं तो हमेशा ही हैंडसम लगता हूँ। वहीं मायरा भी पूरी तरह से रेडी हो जाती है। रिया मायरा को बुलाने आती है तो मायरा रिया का हाथ पकड़कर बोली, भाभी बहुत घबराहट हो रही है, दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है और पेट में भी कुछ अजीब सा हो रहा है। रिया मायरा को मुस्कुराकर देखते हुए, कुछ नहीं हुआ, शादी से पहले ये होता ही है। एक नए रिश्ते में बंधने जा रही हो, एक नए परिवार में, इसलिए घबराहट हो रही है। मायरा रिया को देखते हुए, भाभी मैं सब संभाल पाऊंगी कि नहीं, ये सब सोच सोच कर बहुत डर लग रहा है। रिया मायरा का दुपट्टा ठीक करते हुए, सब संभाल लोगी तुम, और अगर नहीं संभाल पाई तो अरमान है ना, वो सब संभाल लेंगे। बहुत समझदार हैं, तुझसे प्यार भी बहुत करते हैं वो, हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे। सिया भी रेडी होकर मायरा के रूम में आती है और चलने को कहती है। जब मायरा सीढ़ियों के पास पहुंचती है तो सभी लोगों की नज़र मायरा पर चली जाती है। वो सब मायरा को एकटक देखे ही जा रहे थे। किसी की भी नज़र मायरा से हट ही नहीं रही थी। मैरून कलर का लहंगा जिसमें गोल्डन कलर का वर्क किया हुआ होता है, मायरा का गोरा रंग उसमें निखर कर आ रहा था। गले में हैवी ज्वेलरी, नाक में नथ जिसकी चैन बालों तक जा रही थी, माथे पर सुंदर सी माथा पट्टी, हाथों में लगी मेहंदी और उस पर चूड़ा पहना हुआ। कुल मिलाकर मायरा बहुत सुंदर लग रही थी, बिल्कुल ऐसी जैसे कोई राजकुमारी हो। मायरा ने नेट की चुन्नी से एक लंबा घूंघट किया हुआ था। जब अरमान मायरा को देखता है तो वो बस एकटक मायरा को ही देखता रह जाता है। दुल्हन के लिबास में मायरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। मायरा धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रही थी। वहीं राज और कुणाल मायरा के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर दोनों उसे अरमान के पास लाते हैं। कुणाल अरमान को देखकर बोला, ये लीजिए अरमान आपकी दुल्हन। यह कहकर कुणाल मायरा का हाथ अरमान के हाथ में दे देता है। प्रिया जी अरमान के पास आकर कहती हैं, अरमान अपनी दुल्हन का चेहरा नहीं देखोगे? अरमान प्रिया जी को देखते हुए, मैं देख सकता हूँ? प्रिया जी मुस्कुराकर बोली, हाँ अब तुम देख सकते हो। अरमान मायरा की तरफ देखता है और उसका घूंघट उठाने लगता है। घूंघट उठाने से पहले ही अरमान का दिल जोरों से धड़क रहा था। आखिरकार वो इतने दिनों बाद मायरा को देखने वाला था। यही हाल मायरा का भी था। जैसे जैसे अरमान घूंघट उठा रहा था, मायरा का दिल जोरों से धड़क रहा था। मायरा अपनी आंखें बंद कर लेती है। अरमान मायरा का घूंघट हटा देता है। जब अरमान मायरा का चेहरा देखता है तो मानो जैसे उसका दिल धड़कना ही भूल गया हो। वो एकटक मायरा को ही देख रहा था। वहीं मायरा जब अपनी आंखें खोलकर अरमान को देखती है तो अरमान अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, हाय मार ही डाला। सभी अरमान के कहे हुए शब्द सुनकर हंस देते हैं। वहीं अरमान और मायरा सबसे बेखबर एक दूसरे को देखे जा रहे थे। सामर्थ उन दोनों के बीच हाथ हिलाते हुए, बस करो, सब तुम दोनों को ही देख रहे हैं। यह सुनकर मायरा शर्मा जाती है और शर्म के मारे अपनी नजर नीची कर लेती है। वहीं अरमान अभी बेशर्मों की तरह मायरा को देखे जा रहा था। सामर्थ अरमान को हिलाते हुए, अबे बस कर, तेरी बाई बाय। अरमान सामर्थ के हिलाने से इरिटेट हो जाता है और कहता है, तू पिट जाएगा अब मुझसे। सामर्थ अरमान को देखते हुए, बाद में पीट लियो, पहले शादी तो कर ले, या फिर यहीं खड़ा होकर बस भाभी को ताड़ना है। राकेश जी दोनों को देखते हैं, अच्छा लड़ना बंद करो, चलो बरमाला का वक्त हो गया है। सभी लोग बरमाला के लिए दोनों को मंडप में ले जाते हैं। मायरा मंडप को देख खुश हो जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कुणाल और अनिल जी मायरा के पास आकर अनिल जी बोले, पसंद आया बेटा? मायरा अनिल जी को देखते हुए, अंकल ये तो वही मंडप है जो। कुणाल मायरा की बात बीच में रोकते हुए बोला, हाँ गुड़िया, ये वही मंडप है जो तुम्हारे पापा और भाइयों ने तुम्हारे लिए
पसंद किया था। मंडप बहुत ही प्यारा सजा हुआ था। मंडप के चारों तरफ स्विमिंग पूल था, जिसे एक खूबसूरत तालाब की तरह सजाया गया था। पानी में कमल के फूल और कैंडल से सजाया गया था और मंडप को फूलों से सजाया गया था। वहां का पूरा डेकोरेशन किसी महल की तरह किया गया था। अनिल जी मायरा के आंसू पोंछते हुए, मेरे होते हुए मेरे दोस्त का सपना अधूरा रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी किसी राजकुमारी की तरह करना चाहते थे, तो बस ये सब तुम्हारे पापा का सपना है जो आज पूरा हो रहा है। तभी कुणाल कुछ लोगों को इशारा करता है, तो वह लोग लाइन से आकर जहाँ मायरा और अरमान खड़े थे, वहां से लेकर मंडप तक के रास्ते में फूल बिछा देते हैं। कुणाल मायरा और अरमान को मंडप में चलने को कहता है, तो मायरा अपने सैंडल उतार देती है और अरमान अपनी जूती उतार देता है। अरमान मायरा का हाथ थामकर एक नज़र उसे देखकर चलने को कहता है, तो मायरा मुस्कुराकर अरमान को देखती है और दोनों उन फूलों भरे रास्ते पर चलने लगते हैं। अरमान और मायरा मंडल तक पहुंच जाते हैं तो सिया एक थाल आगे करके उन दोनों को वरमाला देती है। दोनों वरमाला लेकर एक दूसरे को मुस्कुराकर देख रहे होते हैं। पंडित जी के कहने पर दोनों एक दूसरे को वरमाला पहना देते हैं और सभी लोग उन पर फूलों की बारिश करते हैं और तालियां बजाते हैं। अरमान और मायरा वहीं बैठ जाते हैं। वहीं पंडित जी शादी की विधि शुरू करते हैं। फिर पंडित जी ने मायरा के पिता को आने के लिए कहा, जो कन्यादान कर सकें। यह सुनकर मायरा की आंखों में आंसू आ गए और अरमान ने मायरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह सुनकर अनिल जी आगे आए और बोले, मैं हूँ मायरा का पिता, मैं करूँगा अपनी बेटी का कन्यादान। यह कहकर अनिल जी मायरा और अरमान का गठबंधन करते हैं और फिर कन्यादान भी करते हैं। इसके बाद पंडित जी मांग भरने को बोलते हैं, तो रिया सिंदूर की डिब्बी अरमान के आगे करती है। तो अरमान सिक्के में सिंदूर लेकर मायरा के मांग टीके को उठाकर मांग भर देता है। फिर पंडित जी मंगलसूत्र आगे करके मंगलसूत्र पहनाने को बोलते हैं, तो अरमान मंगलसूत्र लेकर मायरा को पहना देता है। मायरा अरमान को अपनी नम आंखों से देखती है। फिर दोनों को फेरे के लिए खड़ा किया जाता है। अरमान मायरा को आगे करता है और उसका हाथ थाम लेता है और फेरे लेने लगता है। कुछ फेरों के बाद पंडित जी मायरा को पीछे करते हैं और अरमान को आगे करते हैं। इसी तरह दोनों के फेरे पूरे हो जाते हैं और पंडित जी बोलते हैं, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। यह सुनकर मायरा और अरमान एक दूसरे को मुस्कुराकर देखते हैं और फिर दोनों सभी बड़ों का आशीर्वाद लेने चले जाते हैं। अरमान और मायरा सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद दोनों का फोटो शूट होता है और साथ में पूरे परिवार वालों का भी होता है। इन सब के बाद कुणाल अरमान और मायरा को खाना खिला देता है और फिर सभी लोग भी खाना खाते हैं और घर को निकल जाते हैं। सभी अरमान के घर आते हैं तो प्रिया जी अरमान और मायरा को बाहर दरवाजे पर रोक देती हैं और थोड़ी देर में एक आरती की थाल लेकर आती हैं। प्रिया जी अरमान और मायरा को टीका लगाती हैं, फिर दोनों की आरती उतारती हैं और फिर प्रिया जी मायरा को कहती हैं, मायरा बेटा, इस कलश को अपने राइट पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। मायरा उस कलश को गिराकर अंदर आ जाती है। फिर प्रिया जी जल्दी से उनके आगे एक थाल लाकर रखती हैं जिसमें पानी के साथ कुमकुम मिलाया हुआ था। मायरा उसमें अपने पैर रख देती है और कुछ कदम चलकर आगे बढ़ जाती है। प्रिया जी मायरा और अरमान को अंदर लाकर बैठा देती हैं और सर्वेंट को कुछ इशारा करती हैं, तो एक सर्वेंट अपने हाथ में एक बड़ा सा थाल लेकर आता है और हॉल में एक जगह पर रख देता है। प्रिया जी अरमान और मायरा को उस जगह ले जाती हैं और एक तरफ मायरा को और दूसरी तरफ अरमान को बैठा देती हैं। थाल दूध से भरा हुआ था और उसमें कुछ गुलाब के कुछ पत्ते होते हैं, जिनमें प्रिया जी एक अंगूठी डाल देती हैं और अरमान और मायरा को अंगूठी ढूंढने को कहती हैं। अरमान और मायरा उस थाल में अंगूठी ढूंढने लगते हैं। सिया, राज, कुणाल और रिया मायरा का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाते हैं और रुद्र, रजत और सामर्थ अरमान का नाम लेकर चीखते हैं। अरमान का हाथ मायरा के हाथ से टकराया और उसने मायरा का हाथ पकड़ लिया। मायरा की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अरमान को कुछ कह पाए या उसे नजरें उठाकर भी देख ले। मायरा की झुकी नजरें अरमान की हिम्मत बढ़ा रही थीं और अरमान की पकड़ मायरा के हाथ पर मजबूत हो गई थी। अंगुलियों की रिंग की वजह से मायरा को दर्द हुआ और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अरमान ने झट से उसका हाथ छोड़ दिया और उसके चेहरे पर डर था। मायरा ने रिंग निकाली और प्रिया जी की तरफ बढ़ा दी। मायरा जीत चुकी थी। मायरा मुस्कुराकर अरमान को देखती है। अरमान को जो मजा आज हारने में आ रहा था,
वो कभी जीतने में नहीं आया था। मायरा का मुस्कुराता चेहरा उसके लिए जैसे कोई जीत की ट्रॉफी हो। प्रिया जी अरमान को देखते हुए, इसका मतलब समझते हो ना अरमान? अरमान ने नामे से रिलाया तो प्रिया जी बोली, इसका मतलब यह कि तुम दोनों के रिश्ते में मायरा की ज्यादा चलेगी। उसकी हर बात तुम्हें सुननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। अरमान मायरा को देखते हुए, मतलब मैं हार गया और मायरा मुझे जीत गई? और अगर मैं जीत जाता तो मैं मायरा को जीत जाता। देखा जाए तो मम, हर हालत में मैं ही जीता हूँ। यह सुनकर प्रिया जी ने अरमान का माथा चूम लिया। इन समय सुबह के 4:30 बज गए थे। सभी थक चुके थे। प्रिया जी मायरा को देखते हुए बोली, मायरा तुम जाकर आराम करो और सुबह 11 बजे तक रेडी हो जाना। तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। ये कहकर प्रिया जी अरमान को मायरा को रूम में ले जाने के लिए कहती हैं। फिर सभी अपने अपने रूम में रेस्ट करने चले जाते हैं। सबके जाने के बाद अरमान मायरा को अपनी बाहों में उठाकर ऊपर अपने रूम में ले जाता है। मायरा शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। अरमान मायरा को रूम में ले जाता है और उसे नीचे उतार देता है और डोर लॉक कर देता है। अरमान मायरा के पास आकर उसे अपनी बाहों में भरकर देखने लगता है। मायरा शर्म से अपना चेहरा अरमान के सीने में छुपा लेती है। अरमान मायरा को शर्माता देख मुस्कुरा देता है और उसे मजबूती से अपनी बाहों में भर लेता है। अरमान की पकड़ मजबूत होने की वजह से मायरा के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल जाती है, तो अरमान डर से मायरा को खुद से अलग करता है। उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ? मायरा अपनी गर्दन पकड़कर दर्द भरी आवाज में बोली, गर्दन में दर्द है। अरमान मायरा का हाथ हटाकर उस जगह देखता है तो वहां पर रेड कलर के रेसेस हुए होते हैं। अरमान यह देखकर घबरा जाता है और मायरा से पूछता है, ये क्या हुआ? तुम पहले ये सारी ज्वेलरी निकालो। कितनी हैवी है ये? तुम परेशान नहीं हो रही हो क्या इसमें? मायरा मुस्कुराकर अरमान को देखते हुए, आप है ना मेरे लिए परेशान होने के लिए? अरमान मुस्कुराकर मायरा की कमर को पकड़कर बोलता है, अच्छा तो फिर मैं कुछ भी करूं तुम परेशान तो नहीं होगी ना? यह सुनकर मायरा शर्मा जाती है और उसका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। अरमान मायरा के लाल पड़ चुके चेहरे को देखकर बोला, मन तो कर रहा है तुम्हें खा लूं, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम थकी हुई हो और ये इतनी हैवी ज्वेलरी और लहंगा पहन कर तो और भी थक गई होगी। तो पहले तुम चेंज कर लो और थोड़ा रेस्ट कर लो। अरमान मायरा को ड्रेसिंग टेबल के पास ले जाता है और उसका दुपट्टा सिर से उतार देता है। फिर अरमान मायरा की ज्वेलरी निकालने लगता है। वहीं मायरा अरमान के छूने से बेचैन हो रही थी। वो अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी। सारी ज्वेलरी निकाल देता है। फिर अरमान मायरा के बालों का जूड़ा खोल देता है और उसके बालों को साइड करते हुए अरमान अपने होठ मायरा की गर्दन पर रख उसे चूमने लगता है। अरमान की इस हरकत की वजह से मायरा के शरीर में झंझनाहट पैदा हो जाती है और उसकी सांस तेज हो जाती है। मायरा लंबी सांसें लेते हुए अरमान की तरफ पलट जाती है और अरमान के सीने से लग जाती है। अरमान भी मायरा को अपनी बाहों में भर लेता है। अरमान मायरा को खुद से दूर कर उसके माथे पर किस करते हुए बोला, जान तुम बहुत थक गई हो, जाओ जाकर चेंज कर लो। अरमान मायरा को क्लोजेट रूम की तरफ ले जाता है और उससे कहता है, इसमें तुम्हारे कपड़े और सारी ज़रूरत का सामान रखा है, तुम चेंज कर लो। यह कहकर अरमान मायरा के माथे को चूम लेता है और रूम में आ जाता है। मायरा अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है और फ्रेश होकर चेंज कर लेती है और रूम में वापस आ जाती है। जब मायरा रूम में आती है तो वहाँ अरमान नहीं होता है। मायरा अरमान को ढूंढते हुए बालकनी में आ जाती है तो अरमान वहीं सोफे पर बैठा फोन में कुछ कर रहा होता है। मायरा अरमान को देखकर बोली, आप भी चेंज कर लीजिए। अरमान मायरा को देखकर मुस्कुराता है और उसके पास आकर कहता है, इतनी खूबसूरत मत दिखा करो वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मायरा ने सिंपल सा ग्रीन कलर का कुर्ता और प्लाजो पहना हुआ था जिसमें मायरा का गोरा रंग खिल रहा था। मायरा अरमान को खुद से दूर करते हुए, जाइए जाकर फ्रेश हो जाइए। अरमान मायरा का हाथ पकड़कर अंदर रूम में आता है और ड्रेसिंग के ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसमें से दवाई निकालता है। फिर मायरा के बालों को साइड करके जहाँ जहाँ रेसेस थे वहाँ दवाई लगा देता है और मायरा को बेड पर लिटाकर उसे आराम करने को बोल बाथरूम में चला जाता है। 15 मिनट बाद जब अरमान चेंज करके रूम में आता है तो देखता है कि मायरा सो चुकी है। अरमान मायरा के बगल में जाकर लेट जाता है और मायरा को देखने लगता है। अरमान की नज़र मायरा की मांग पर जाती है। अपने नाम का सिंदूर मायरा के मांग में देखकर अरमान को खुशी मिलती है। अरमान मायरा को अपने करीब करते हुए
उसके बालों में हाथ घुमाता है और उसे अपना महसूस करते ही वो मुस्कुरा उठा। आज उसके दिल में अजीब सा सुकून था कि मायरा अब सिर्फ उसकी है और कोई उसे अलग नहीं कर सकता उसकी मायरा से। उसने मायरा को देखते हुए अपनी आंखें बंद की और वो भी सो गया। सुबह 10 बजे प्रिया जी अपने रूम से बाहर आई और उन्होंने सिया को बुलाया और कहा, सिया बेटा तुम जाकर मायरा को उठा दो और उसे रेडी भी कर देना। थोड़ी देर में मुंह दिखाई के लिए सभी गेस्ट आते ही होंगे। सिया प्रिया जी को देखते हुए, जी आंटी अभी जाकर उठा देती हूँ। फिर सिया मायरा के रूम की तरफ चली जाती है। सिया रूम के बाहर खड़े होकर रूम का डोर नॉक करती है तो डोर नॉक की आवाज़ सुनकर अरमान की आंख खुल जाती है। अरमान मायरा को खुद से दूर करके ठीक से सुला देता है और खुद उठकर डोर ओपन करता है तो सामने सिया खड़ी थी। सिया अरमान को देखते हुए, गुड मॉर्निंग जीजू। अरमान सिया को मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग। सिया अरमान से, वो मैं मायरा को उठाने आई थी, आंटी जी ने मुझे उसे रेडी करके नीचे लाने को बोला है। अरमान सिया से बोला, ओके तुम उसे उठाकर रेडी कर लो, मैं बाहर जाता हूँ। सिया अपने माथे पर चपत लगाते हुए, अरे मैं तो आंटी जी से पूछना ही भूल गई कि मायरा को क्या पहनना है। सिया अरमान को देखते हुए, जीजू आप मायरा को उठा दीजिए, तब तक मैं आंटी जी से पूछ कर आती हूँ कि मायरा को क्या पहनना है। इतना कहकर सिया चली जाती है। अरमान डोर लॉक करके मायरा के पास आकर लेट गया और उसके बालों को चेहरे से हटाते हुए बोला, जान उठ जाओ। अरमान ने उसके गाल खींचे तो मायरा ने उसका हाथ झटक दिया और दूसरी तरफ करवट बदलकर सो गई। वहां भी अरमान ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। पीछे से मायरा को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, जान उठ जाओ, मम नीचे बुला रही हैं। मायरा यह सुनकर झटके से उठ गई और साइड टेबल से अपना फोन उठाकर टाइम देखने लगी। टाइम देखते ही मायरा हड़बड़ा गई और बेड से उठते हुए बोली, आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? और बिना अरमान की बात सुने वो सीधा बाथरूम में चली गई। अरमान मायरा को हड़बड़ाते हुए बाथरूम में जाता देखता ही रह गया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।